घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां अब सक्रिय हैं। उनके तमाम सीनियर नेता रणनीति बना रहे हैं कि किस चेहरे को आगे किया जाए, किसको नहीं आगे किया जाए। लेकिन उससे दिलचस्प नजारा गठबंधन का खेल में देखने को मिल रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस और कुछ छोटी पार्टियां उनका सपोर्ट कर रही है। वहीं बीजेपी के साथ निषाद पार्टी है और साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा। फिलहाल चर्चा इस बात की हो रही है कि बहुजन समाज पार्टी इस उपचुनाव में शिरकत करेगी या नहीं करेगी। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने साफ कर दिया है कि हम अपनी पार्टी से कैंडिडेट उतारने पर विचार जरूर करेंगे और इस बारे में दिल्ली आलाकमान यानी बीजेपी के सीनियर नेताओं से बातचीत करके फैसला लिया जाएगा। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से साफ है कि अगर सुधाकर सिंह का निधन हुआ, समाजवादी पार्टी के विधायक का ही निधन हुआ, तो सपा का ही कैंडिडेट उतरेगा। अब कांग्रेस उनका समर्थन करेगी या नहीं करेगी वो बात की बात है। लेकिन कुछ और पार्टियां भी यहां पर शिरकत करती नजर आ रही है, जो क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर है, जो शुरुआती पार्टी के तौर पर है। उनकी चर्चा बाद में कभी की जाएगी। लेकिन फिलहाल एक मुद्दा जो बहुत गरमाया हुआ है कि अगर ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी इस सीट से अपना कैंडिडेट नहीं उतारने देती है, तो ओपी राजभर क्या सिर्फ बीजेपी के नेता को जिताने के लिए पूरा जोर लगा देंगे, या फिर वो यहां से थोड़ा बागी रुख अपनाकर सपा के साथ आने पर विचार करेंगे, या अकेले अपने आप को उतारने पर विचार करेंगे। क्योंकि सुभाषपा की तरफ से मुझे ओम प्रकाश राजभर का बयान एक बहुत अच्छे से याद है कि अगर हमने पार्टी बनाई है तो पार्टी सिर्फ दूसरों को समर्थन करने के लिए नहीं बनाई। हम भी चाहते हैं कि कभी राज्य में हमारा मुख्यमंत्री हो, हमारा नेतृत्व हो और हम यहाँ पर अपने समाज, अपनी जनता के लिए फैसले लें। तो अगर ये फैसला लेना है तो शुरुआत यहीं से करनी होगी। हर एक सीट के लिए लड़ाई लड़नी होगी। और क्या ये लड़ाई घोसी से शुरू होगी? पहले अखिलेश के साथ गठबंधन में थे, विधानसभा चुनाव के वक्त 6 सीटें जीते, जिसके बाद आज कह सकते हैं कि आज मंत्री बने हुए हैं। गनीमत है कि वो सीटें इनके पास आ गई। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बीजेपी के साथ, जब से गए हैं तब से लगातार देखने को मिल रहा है कि उनका चुनावी प्रदर्शन काफी खराब हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर घोसी कई उपचुनाव की बात कर लें, दारा सिंह चौहान को जिताने के लिए इन्होंने पूरा जोर लगाया। सामने से चाचा शिवपाल मोर्चा संभाले थे और इधर से ओम प्रकाश राजभर। दारा सिंह चौहान पुराने नेता हैं तो उनकी सुर्खियां तो थी ही, लेकिन ओपी राजभर के नेतृत्व के बावजूद भी यहां पर बीजेपी का कैंडिडेट हार जाता है। जितना दारा सिंह चौहान की किरकिरी नहीं होती, उससे कई ज्यादा यहां पर चर्चा होती है कि ओपी राजभर के नेतृत्व में कैसे हार गए। फिर चाचा शिवपाल कुछ ही समय बाद विधानसभा सत्र के दौरान कहते हैं ये तो हार गए, इनको जल्दी मंत्री बना दीजिए वरना ये वापिस हमारे साथ आ जाएंगे। तो ऐसे सवाल उठ रहे थे। इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं हमारे खास सहयोगी अमन सर से कि सर क्या लगता है कि इस समय जो माहौल है ओपी राजभर, पहले हमने देखा बिहार चुनाव में अपने कैंडिडेट उतार दिए, फिर पंचायत चुनाव अकेले लड़ने पर बात कर दी, फिर ये कहना कि हमने भी अगर पार्टी बनाई है मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, और अगर लड़ाई लड़नी है तो ये 400 वाले विधानसभा राज्य में 4-5 सीट जीत कर नहीं होगी लड़ाई। इनको लड़ाई लंबी लड़नी होगी और शुरुआत यहीं से करनी होगी। घोसी में देखा जाए तो एक समुदाय, एक वोट बैंक है जो इनको समर्थन कर सकता है, लेकिन क्या बीजेपी इनको मौका देगी, और अगर नहीं देगी तो इनका अगला कदम क्या होगा? देखिए बिल्कुल ये बात कई बार निकल के सामने आई है कि ओपी राजभर किस तरह के नेता हैं, किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। आप देखेंगे कभी बीजेपी में जाकर फिट हो जाते हैं, कभी सपा के साथ में लग जाते हैं, तो क्या अपनी भी कोई राजनीति एंगल उनका है? आप देखेंगे जब बीजेपी में नहीं थे या बीजेपी के साथ नहीं थे, उस समय पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी के लिए तमाम तरह से अनाप शनाप बयानबाजी किया करते थे, बुरे भले शब्द बोला करते थे। लेकिन जैसे ही सब बीजेपी में जाकर शामिल हो जाते हैं, बीजेपी के साथ में समर्थन में आ जाते हैं, फिर अखिलेश यादव को बुरा भला कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही उनको ये जब राजनीतिक खुला का खुलासा होता है बीजेपी के साथ जाकर कि उनके बेटे भी चुनाव हार जाते हैं, तब उनको लगता है कि भाई बीजेपी के साथ रहना भी कोई बहुत अकलमंदी की बात नहीं है। आप देखिए फिर वो कहते हैं कि अब मोदी जी का और योगी जी का जो मैजिक है वो खत्म हो गया है। अब ये बात आप सोचकर देख सकते हैं कि ओपी राजभर की जो राजनीति है वो अपने भरोसे ना होकर दूसरे दलों के भरोसे ज्यादा नजर आती है। अगर देखें, अगर वो अकेले चुनाव में जाते हैं तो कहीं भी उनको कोई बहुत बड़ी तवज्जो मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ेगी। बीजेपी के साथ जाकर चुनाव लड़ते हैं, आपने देखा कि किस तरह से उनके बेटे को हार मिली। अब जबकि उपचुनाव की आप बात करें तो क्या उपचुनाव में बीजेपी उनको मौका देगी? क्या बीजेपी चाहेगी कि भाई जिस सीट के ऊपर 2017 में उनका विधायक जीता हो, उनका प्रत्याशी जीता हो, वो सीट वो जो है ओपी राजभर को दे दे? मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है। तो ये तमाम ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से अब ओपी राजभर की जो राजनीति है
कहीं ना कहीं सिक्योरिटी हुई से नजर आती है, कहीं ना कहीं दायरे में बंद नजर आती है। और जो बात आपने कही कि 5-6 सीटों के जरिए तो आप मुख्यमंत्री के पद पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश लगभग 400 से भी ज्यादा विधानसभा सीटों वाला प्रदेश है। तो ऐसे में यहाँ ओपी राजभर को अपनी राजनीति अगर कह सकते हैं कि बुलंद स्तर पर लेके जानी है, जो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब वो देखते हुए नजर आते हैं, तो अपने विधायकों की संख्या भी कम से कम एक लेवल पे लेके जानी पड़ेगी। और ऐसा लगता नहीं है कि भाई वो अपनी पार्टी को बहुत बुलंद स्तर पर लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कभी बीजेपी, कभी सपा, कभी ये कभी वो, यानी अपनी राजनीति से कहीं ना कहीं उकताते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगर घोषित सीट की बात करें तो एक अच्छा खासा वोट बैंक राजभर का वहां पर दिखाई पड़ता है। 60-70 हजार के आसपास राजभर मतदाता इस सीट के ऊपर है। अगर यहाँ से ओपी राजभर कोई बड़ी रणनीति बनाते या बड़ा अपने आप में चेहरा बनाते हुए नजर आते, बड़ा कद बनाते हुए नजर आते, तो इस सीट के ऊपर वाकई में उनका हक पहले बनता है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि उनकी राजनीति सपा और बीजेपी के भरोसे टिकी हुई है, तो ऐसे में अकेले जाना मेरे ख्याल से उनकी बूते की बात नहीं रह गई है। ऐसे में बीजेपी का क्या समर्थन मिलेगा कि भाई आप अपना प्रत्याशी उतार दीजिए, मुझे लगता है इसकी संभावनाएं ना के बराबर नजर आती है। तो बीजेपी का हक इस सीट के ऊपर पहले दिखाई देगा। जी बिल्कुल, कोई दूसरा प्रत्याशी होता तो शायद ओपी राजभर एक बारी को सहन कर जाते, लेकिन इस बार बात खुद के बेटे की है। अरविंद राजभर की चर्चा है कि उनको यहां से उतारा जा सकता है। इसका कारण यह है कि वे घोसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे और वे हार गए थे, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से ही हारे थे। तो ऐसे में उन्होंने ये जरूर देखा होगा कि एक तरफ बिहार में अभी हाल ही में एनडीए की ताजा तरीन सरकार बन गई है और वापसी कर ली है नीतीश कुमार ने, तो हो सकता है कि यूपी में योगी जी भी वापसी कर ले। लेकिन उनके जहन में 2024 के लोकसभा नतीजे भी होंगे कि अखिलेश के पीडीए का जादू तो चला था और यूपी में बीजेपी और उनके एनडीए के जितने भी साथी दल थे, जिसमें निषाद पार्टी का कैंडिडेट था वो हारा, ओपी राजभर का कैंडिडेट था वो हारा, जयंत चौधरी को भी कड़ी टक्कर दी। बीजेपी को तो बुरी तरीके से यहाँ पर खदेड़ा इस बार उत्तर प्रदेश में, अगर हम देखें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर, क्योंकि जो 80 लोकसभा सीट वाला राज्य उसमें से 43 सीट इस समय विपक्ष के पास है। अगर यही आंकड़ा विधानसभा पर लागू हो गया तो इस तरीके से देखिए कि 80 में से 43 यानी बहुमत तो इस समय अखिलेश के पास ज्यादा है। वही यूपी के चुनाव अगर विधानसभा पर लागू हो गया तो अखिलेश की बल्ले बल्ले हो जाएगी और ओपी राजभर हाथ मलते रह जाएंगे। फिर तो वो यही सोचेंगे कि जहां जा रहे हैं गठबंधन में वहां पर हार ही रहे हैं। तो ऐसे में उनको अभी से ही कोई रणनीति बनानी होगी, आवश्यक है। सर, अरविंद राजभर की बात है, बेटे की बात है, क्योंकि एक पुत्र मोह की जब बात आती है, हमने अभी हाल ही में झारखंड की घाटशिला सीट पर देखा था, पुराने जो कैंडिडेट हारे हुए थे वहां पर बाबूलाल सोरेन, जो चंपई सोरेन वहां के राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे थे, उनको दोबारा टिकट दिया। सबने कहा कि ये चंपई दा का जलवा था, दबाव था बीजेपी पर, जो उनको टिकट देना पड़ा। क्या वही दबाव यूपी में दिखेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि दीपक अगर हम झारखंड की बात करें तो वहां बीजेपी बैकफुट पे दिखाई पड़ती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी फिलहाल विधानसभा की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा आगे नजर आती है। और आपने देखा कि एक समय ऐसा भी था कि ओपी राजभर बारंबार कह रहे थे कि भाई मुझे भी शामिल कर लो, मुझे गठबंधन में शामिल कर लो, लेकिन योगी जी ने उनको शामिल नहीं किया और बाद में जाकर कहीं आलाकमान से शायद कहा गया होगा, फिर उनको जो है गठबंधन में शामिल किया गया। तो दबाव की राजनीति तो यहाँ पर चलने वाली नहीं है। और ओपी राजभर को लेकर आप देखेंगे कभी दिल्ली में सीटें मांगते बीजेपी से, कभी बिहार में सीटें मांगते, कभी झारखंड में सीटें मांगते, लेकिन बीजेपी कहीं भी उनको एक सीट देती हुई दिखाई नहीं पड़ती। ऐसे में मुझे लगता है कि ओपी राजभर का अगर यहाँ पे दबाव बनाने का प्रयास भी होगा तो बहुत कारगर साबित नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी इस समय मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ती है। भले ही लोकसभा में उनके पास सीटें कम आई हो, लेकिन विधानसभा में जिस तरह योगी जी के सहारे अब बीजेपी मजबूती के साथ में आगे बढ़ रही है, तो ऐसे में ओपी राजभर का दबाव उत्तर प्रदेश में तो फिलहाल कम दिखाई पड़ेगा। और ये भी देखा जा सकता है कि बीजेपी से अलग होने की फिलहाल उनकी हिम्मत इस समय दिखाई भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर अलग होते हैं तो अगर अलग भी चुनाव लड़ते हैं तो कोई वोट बैंक उनके पास में नहीं है जिसके जरिए वो अपने दम पर सीट को जीत दर्ज करते हुए नजर आ जाए। इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी के साथ रहना ही उनके लिए गनीमत की बात होगी और शायद वो रहेंगे भी। बिल्कुल, अगर बीजेपी के साथ रहते हैं और अगर यहाँ उपचुनाव हुआ भी जो संभावित माना जा रहा है, तो ओपी राजभर फिर क्या करेंगे? क्या सिर्फ स्टार प्रचारक बनकर घूमते रहेंगे पूरे क्षेत्र भर में, उनके लिए वोट मांगे बीजेपी कैंडिडेट के लिए? और सबसे बड़ी बात, बीजेपी आगे किसे करेगी? क्योंकि दारा सिंह चौहान थे, वहां के कह सकते हैं जाने माने नेता थे, तो राजभर ने उनका समर्थन कर दिया। लेकिन अगर किसी नए चेहरे को बीजेपी आया करती है, किसी ऐसे चेहरे को आया करती है जो कल को भविष्य में ओपी राजभर के लिए ही चुनौती पैदा कर दे, तो वहां पर इनको संभल कर कदम रखने पड़ेंगे। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।